तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें लाइट के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो कुछ सिचुएशन है जहां पर हम लोग लाइट को एज ए पार्टिकल देखते हैं और कुछ फेनोमेनाज है जहां पर लाइट को वेव की तरह भी हम देखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट के हम कैरेक्टर की बात करें, लाइट के बिहेव की बात करें, तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एज वेल एज ये आपका वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर, आपका ये दोनों नेचर ये शो करता है। कौन? लाइट। ठीक है, जब ये लाइट आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लाइट है आपका वो ये फोटोन से मिलकर बना हुआ है। और उस केस में हम जो फोटोन के लिए, एक फोटोन के लिए जो एनर्जी लिखते हैं, तो वहां पर हम लिखते हैं एच न्यू या एच सी बाई लेमडा के बराबर। ठीक है, जब हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं किसको? लाइट को। ठीक है, लेकिन जब लाइट को हम वेव की तरह बिहेव करते हैं तो वेव का क्या होता है कि वेव अगर जब भी इंटरफेरेंस करेगा तो वहां पर उसका क्या बनता है? फ्रिंज बनता है। तो जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर लाइट का फ्रिंज बनेगा आफ्टर इंटरफेरेंस की अगर बात करें हम तो। ठीक है, तो ये है लाइट के बारे में। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाइट की तरह ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, लाइट को तो चलिए हमने मान लिया कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या कोई भी थोड़ा सा उससे बिगर मास भी जिसके पास मास हो और स्पीड हो। ठीक है, तो जनरली अगर जैसे हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अधिकतर सिचुएशन में क्या मानकर ट्रीट करते हैं? उसको हम अधिकतर जो ट्रीट करते हैं वो पार्टिकल की तरह। ठीक है, अधिकतर सिचुएशन में। तो क्या अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह जो है, क्या ये भी वेव नेचर शो कर सकते हैं? ठीक है, तो हम बताएंगे कि यस, ये भी आपका वेव नेचर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं इसी के बारे में बताए थे अपने जो ये साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली साहब। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जैसे कोई भी, इन्होंने कहा था, सिंपली पहले एक स्टेटमेंट समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने वेवलेंथ को डिराइव किया था। पहले सिंपली मैं सिंप्लीफाइड करके इनके स्टेटमेंट को आपको समझा दे रहा हूं। डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा था कि कोई भी आपका पार्टिकल जिसके पास मास m है और स्पीड v है, ठीक है, स्पीड v है, कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास m होगा और स्पीड मान के चलते हैं ये v है, तो इससे एसोसिएटेड क्या होंगे? वेवलेंथ होंगे। कहने का मतलब सिंपल समझिए कि अगर कोई पार्टिकल जिसके पास मास m है और स्पीड v है, ठीक है, तो वो वेव की तरह बिहेव करने लगता है। और जब भी कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करने लगेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, और उसी वेवलेंथ को डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि अगर इसका मास m है और स्पीड v है तो वेव की तरह बिहेव करेगा, इसका वेवलेंथ होगा। और वेवलेंथ कितना होगा? तो उसी वेवलेंथ को इन्होंने लिखा था, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। इसी वेवलेंथ को डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि ये जो वेवलेंथ होगा वो h बाई पी के बराबर होगा, h बाई पी के बराबर होगा। ये लेमडा यहां पर क्या है आपका? डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। पी क्या है आपका? ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट था डी ब्रोगली साहब की तरफ से। ठीक है, डी ब्रोगली साहब की तरफ से ये जनरल स्टेटमेंट था कि अगर मास m है, स्पीड v है, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होंगे, जिस वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे? तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी के बराबर। यहाँ पे h क्या है आपका? h आपको पता होगा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, h जो है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 6.4
6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। तो ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था डी ब्रोगली साहब की तरफ से। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो एक जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए हम बात कर दिए कि अगर मास m है, स्पीड v है, तो उसका वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड जो होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी के बराबर होगा। कैसे आया था, थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें लाइट को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, लाइट को ही अगर हम ले, तो अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या आप इसको ऐसे फोटोन से मिलकर बना है ऐसे आप मानते हैं? ठीक है, और इस केस में जो आप एनर्जी लिखते हैं फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन जो लिखते हैं आप, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप लिखते हैं वो आप लिखते हैं एच न्यू, या इसी को अगर लैम्डा के टर्म में बात करें, वेवलेंथ की टर्म में बात करें, तो एच सी बाई लैम्डा, ऐसे आप लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। मॉडर्न फिजिक्स आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर ही आपको इसको बताया गया है कि ये एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर आपका फोटोन का एनर्जी रहा करता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। साथ ही साथ आइंस्टीन साहब ने एक और रिलेशन दिया था, इसको चलिए मान लेते हैं ये एनर्जी ऑफ फोटोन, ये इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं एच सी बाई लैम्डा के बराबर। अच्छा, क्या आइंस्टीन साहब ने एक और रिलेशन दिया था, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक और रिलेशन आइंस्टीन साहब ने दिया था, आइंस्टीन जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जो करके था। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन करके जो था आइंस्टीन साहब दिए थे, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि E इज इक्वल टू, जैसे एम सी स्क्वायर बहुत ही पॉपुलर आपका ये इक्वेशन है, लगभग सारे लोगों को ये इक्वेशन याद रहता है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये भी है। यहाँ पर m अगर बात करें, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास रहा करता है किसका, फोटोन का, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, m इज व्हाट, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, ये आपका मास ऑफ फोटोन। और अगर बात करें हम c की, तो वो है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि एनर्जी और मास जो है आपका वो इंटरचेंजेबल, यानी कि एनर्जी मास में मास एनर्जी, ये रिलेशन उन्होंने दिया था। कौन, आइंस्टीन साहब ने। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम क्या करते हैं, लैम्डा के लिए डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, लैम्डा के लिए यहां से हम डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या दोनों इक्वल होंगे? ठीक है, दोनों को अगर लेफ्ट साइड यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों तो एनर्जी है तो दोनों को बराबर कर दिया हमने। ठीक है, तो यहां से C इधर से और एक C गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां से C आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, नेक्स्ट आइए, यहां से अगर आप लैम्डा लिखना चाहेंगे तो लैम्डा को उस तरफ सेपरेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा H बाई एम सी के बराबर। ठीक है, H बाई एम सी के बराबर, H बाई एम सी के बराबर। अच्छा, अगर ये फोटोन, कोई भी फोटोन मान लीजिए जिसके पास m मास है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, c स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो क्या उसके पास मोमेंटम जो होगा वो mc के बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये mc जो है एक्चुअली क्या है, ये आपका फोटोन का जो है मोमेंटम है। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, ये mc आपका हो गया क्या, ये mc को आप लिख सकते हैं मोमेंटम किसका, फोटोन का। तो सिंपली इसको लिख दिया हमने p के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू
h/p के बराबर। ठीक है, p यहां पर क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। h फिर से वो क्या है, वो h आपका क्या है, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब डेरिवेशन इन्होंने किया था किसके लिए, फोटोन के लिए। यहीं से उन्होंने क्या कर दिया, जनरलाइज किया कि अगर किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या कोई भी बिगर साइज का पार्टिकल जिसके पास अगर मोमेंटम होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यानी कि मोमेंटम होना चाहिए, तो उससे एसोसिएटेड क्या होगा, ये वेवलेंथ आएगा। तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या कोई पार्टिकल जिसके पास मास और स्पीड हो, तो उसके पास मोमेंटम हो जाएगा, तो उससे एसोसिएटेड क्या होंगे, वेवलेंथ भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में जो ये जनरलाइज सीधे सीधे बता दिया था कि ये मास होगा और स्पीड होगा, तो इससे एसोसिएटेड क्या होंगे, ये आपका वेवलेंथ होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p के बराबर। तो अभी भी तो वही आ रहा है हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p को अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह के लिए हम निकालना शुरू करते हैं। चूंकि क्वेश्चन जो आपका आता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p खाली आपको याद रहने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको मोमेंटम का अलग अलग फॉर्म याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अलग अलग फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। मोमेंटम जनरली अगर बात करें तो मोमेंटम नहीं देकर काइनेटिक एनर्जी पे बात की जाती है क्वेश्चन में, या फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है, अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह के केस में। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है इसमें। चलिए, तो जैसे आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि कोई भी अगर पार्टिकल है, मास m है, स्पीड v है, तो उसका अभी हमने क्या निकाला, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ हम अभी लिखे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू h/p के बराबर। ये आपका क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखिए, ये जो मोमेंटम अपना है, ठीक है, ये जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम जो आपका है, ये मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, चूंकि हमने आपको बताया कि मोमेंटम के फॉर्म में भी बात की जाती है, लेकिन ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी दे के इसके बाद आपको इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, तो ये चीज है। तो चलिए हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल जिसके पास मास m और स्पीड v है, तो क्या आप इसका काइनेटिक एनर्जी हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी और हम मोमेंटम में रिलेशन निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ हम रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस mv² को मोमेंटम में हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे टर्म मोमेंटम का, देखिए हाफ रहने दीजिए, ऊपर पे जो mv² है इसको mv पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर पे एक m एक्स्ट्रा हो गया, m²v² हो गया, जबकि था mv², एक m एक्स्ट्रा हो गया, तो नीचे में भी m से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये mv², mv को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम है, ये तो सिंपली मोमेंटम है इस पार्टिकल के लिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, p² हो गया, mv p है तो ये p² हो गया, डिवाइडेड बाय 2 और m के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आया आपका p² / 2m के बराबर। तो यहां से आप अगर मोमेंटम को लिखना चाहे p इज इक्वल टू, तो क्या ये √2m इंटू k के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहां पर k जो है क्या है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इस लेमडा को हम इस p के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्म है उसको हम पुट करेंगे सिंपली। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देख लीजिए, यही कलर मैं रहने देता हूं। चलिए ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम, h इज इक्वल टू p के जगह पर आप सिंपली लिख दीजिए 2mk। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी आपसे कहा जाता है, चलिए
अलग अलग केस में हम अब इसकी बात करते हैं कि कितना कितना होगा। अच्छा, एक काम इसमें और कर लीजिए, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म आपको याद रखना है। अगर मोमेंटम की टर्म में बात करें तो ये वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो ये वाला फॉर्मूला याद है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m, और यहां पर k जो होगा काइनेटिक एनर्जी, वो हमको किसका लिखना है, इलेक्ट्रॉन का लिखना है। ke मैंने लेटर सपोज उसको कह दिया, ठीक है। तो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमको किसका लिखना है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। अगर आपसे ऐसे दे दे, जनरली क्वेश्चन में ऐसे ही मेंशन रहता है कि मान लीजिए कोई रीजन है, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी है, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ पर स्पीड भी था, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी रीजन के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कराए, एक्सीलरेट करा रहे हैं इस रीजन में जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है, तो आप क्या यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। E इंटू वी लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इवन अगर बात करें हम प्रोटॉन के लिए भी तो वही काम करते, Q इंटू वी जनरली इसका होता है। तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन, बस यहाँ पर वेरी कर जाएगा। बाकी काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अगर पोटेंशियल, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन के अंदर इस v अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें अगर इसको एक्सीलरेट करा रहे हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो सिंपली इस काइनेटिक एनर्जी की जगह आप इसको पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय रूट अंडर 2m, k की जगह सिंपली आप लिख देंगे e, और ये हो जाएगा आपका v, ठीक है। v आपका ये स्पीड नहीं है, याद रखिएगा, ये क्या है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है, अगर ये वाला फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो कांस्टेंट क्या क्या है। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा फॉर्मूला है, पता नहीं किसको याद रखेंगे, आपको सबको याद रखना है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा अप्लाई करना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप खाली लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी याद रखें तो फिर बार बार आप उसको ड्राइव करिए, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना पड़ जाएगा बार बार, फिर उसको फिर आपको ई इंटू वी लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन आपको जिस हिसाब से मिले उस हिसाब से आपको पुट करना है। यहाँ पर आप देखिए h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पर b जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका वेरी करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये h 2m और e जो है इसको मिला के एक टर्म बना लेते हैं। तो इसको आफ्टर कैलकुलेशन अगर आप निकालेंगे सबका वैल्यू पुट करके, तो ये लैम्डा जो आपका आ जाएगा सबका, ये H2 तो आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करने के बाद, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करने के बाद में जो आपका ये आएगा वो आएगा आपका 1.22 डिवाइडेड बाय रूट v, ठीक है, रूट v। ये जो आपका वैल्यू आता है वो नैनोमीटर में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। लैम्डा जो आपका यहाँ पे आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अधिकतर क्वेश्चन में 80 to 85% क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का आपको वेवलेंथ पूछा जाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाए, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। याद रखेंगे इस चीज को कि मैंने बार बार मैं आपको ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि ये v आपका स्पीड नहीं है, इसको अक्सर लोग गलत करते हैं, v स्पीड नहीं है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के लिए, सेम केस यही, जैसे मैंने लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m k के जगह हमने क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएटेड उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मिल गया। फिर प्रोटॉन के लिए अगर बात करेंगे तो फिर प्रोटॉन वहां पर हम क्या करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोटॉन का रख देंगे सिंपली, तो फिर प्रोटॉन का आ जाएगा। तो दोनों के केस में आपको यही कैलकुलेशन बस सेम करना है, काइनेटिक एनर्जी बस यहाँ पर किसका रख देना है, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का आ जाएगा। आप सीधे आप समझ लीजिए, वैल्यू बार बार पुट करने की जरूरत है नहीं, सिंपली आप डायरेक्ट अब लिख लीजिए कि 4
प्रोटॉन। ठीक है, वही काम करेंगे इसके लिए भी। जैसे मान लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m के यहाँ पर किसका लिखेंगे, प्रोटॉन का लिखेंगे। तो प्रोटॉन का लिखेंगे तो ये हो जाएगा h बाई रूट अंडर 2m। ठीक है, अब के प्रोटॉन, तो यहाँ पर q प्रोटॉन चार्ज का इसका, और प्लस में यहाँ पर v। मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, q इंटू वी के बराबर। अगर v पोटेंशियल डिफरेंस रीजन के अंदर उसको एक्सीलरेट करा रहे हैं हम तो, ठीक है, तो ये होगा। फिर इसमें फिर आप क्या करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट 2m/q इस सारा का वैल्यू आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपको जो ये मिलेगा फाइनल, ठीक है, इसका जो आपको फाइनल जो मिलेगा ये मिलेगा 0.286। ठीक है, सब कैलकुलेशन करने के बाद में, वैल्यू पुट करने के बाद में डायरेक्ट आप लिखिए, बार बार मैं आपको कैलकुलेशन करूंगा तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट जाएगा। सिंपली आप समझिए 0.286 बाय रूट वी के बराबर। ठीक है, वी क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, स्पीड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है ये एंगस्ट्रम में है आपका, किस चीज में है, एंगस्ट्रम में है। ठीक है, ये सब पता है ना आपको, एंगस्ट्रम को मीटर में कैसे बदलते हैं। फिर अगर बात करें नैनोमीटर है तो नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, तो ये सब आपका बेसिक चीज़ है, सब याद रहना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वो सारा चीज़ है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं गैस मॉलिक्यूल के लिए। फॉर गैस मॉलिक्यूल, किसके लिए बात करते हैं हम, गैस मॉलिक्यूल के लिए। सिंपली आप समझिए कि अगर गैस मॉलिक्यूल है तो फिर वहां पर काइनेटिक एनर्जी किसका डालेंगे, गैस मॉलिक्यूल का डालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m के। अगर गैस मॉलिक्यूल का है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी हम उसी गैस मॉलिक्यूल का, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल लेट सपोज इसको gm, तो इसको आप पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल अगर कोई भी अगर एट टेम्परेचर, मान लेते हैं किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3/2 kT, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बस इस काइनेटिक एनर्जी को लाकर यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से भी एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सब याद नहीं रखना है, आप सिंपली समझिए कि 2m, अभी जो फाइनल आएगा उसको याद रखिएगा 2m, और काइनेटिक एनर्जी जो है हो जाएगा 3/2 kT। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 गया कैंसिल, तो यहाँ पर जो आपका वेवलेंथ मिलेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो h/3m kT के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका लैम्डा, किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए। पेन बहुत इधर उधर जा रहा है क्योंकि पहली बार मैं पेन टेबलेट यूज कर रहा हूँ, है ना। शुरू में पेन टेबलेट पे बहुत इधर उधर पेन जाता है, फिसलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया किसके लिए, आपका गैस मॉलिक्यूल के लिए। याद रखिएगा कि इसमें जो 3/2 kT लिखते हैं, 3/2 kT लिखते हैं, यहाँ पर k क्या होता है, k जो होता है आपका ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। थर्मोडायनामिक पढ़ा होगा आपने, आपको पता होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी वाला k नहीं है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको बहुत बारीक से इस चीज को पढ़ना है, सबको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज आपका था। बाकी इस पे आप क्वेश्चन जो भी है आप करें, आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू। आप इसी तरीके का यूजफुल वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।